मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से मैं कुछ उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। क्या बात है। ये बात एक ज़रूर कहना चाहूँगा जो निदा साहब कहते थे, और वो बात मैं मानता हूँ कि शायर को गैर ज़रूरी चीज़ों से बचना चाहिए। जिस गली में मैं रहता था और जहाँ मैंने नलचल का पहला कायदा पढ़ा, वो ख्वाजा मीर दर्द के ही ख़ानदान के चश्मो चराग थे वो लोग। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बचपन से थी, कोई सैर करा रहा था मुझे। क्या बात। कोई ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गाइड के अंडर में अगले वक्त का जो है सफ़र कर रहा हूँ। मुझे हमेशा ये एहसास रहा कि मैं एक ऐसे मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ उर्दू के लोग रहते थे, जहाँ शायरी होती थी। आदाब नाजरीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है रेख्ता रूम्स के आज के सेशन में। आज हमारे साथ उर्दू अदब के एक बेहद मारूफ शायर मौजूद हैं। उनकी एक नज़म की चंद सत्रें अगर मैं पढ़ूं तो आप समझ जाएंगे कि कौन है। वो कहते हैं, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। बिल्कुल, आपने शायद अभी तक गेस कर लिया होगा। आज के हमारे मेहमान हैं मोहतरम इकबाल अशर साहब। आदाब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने हमें वक्त दिया, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने का मौका दिया, तो उसके लिए बेहद शुक्रिया पहले तो। बहुत खुशी हो रही है रेख्ता स्टूडियो में आकर, और रेख्ता जो उर्दू की नई ज़िंदगी और नए संभाले का सबब बना है इस दौर में, तो मैं रेख्ता का नाम लेते हुए, उसके बारे में बात करते हुए रूहानी मसरत महसूस करता क्या हूँ। बात, बेशक, क्या बात। बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल जो मैं हर शायर से करता हूँ वो यही कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ हमें बताएं कि अभी तक का सफ़र जो आपका रहा, पैदाइश से लेकर अब तक, एक मुख्तसर तौर पे, ताकि एक कॉन्टेक्स्ट मिले। हाँ, देखिए, मेरे बुज़ुर्ग अमरोहा के रहने वाले थे। मेरे दादा वालिद साहब मेरे 41 में दिल्ली आए थे। मेरी पैदाइश दिल्ली की है। मेरी वालदा का ताल्लुक़ अलीगढ़ से था। तो जहन में हमेशा ये बात रही, एक तफाखुर के तौर पे, कि मेरे वालिद का और मेरी वालदा का ताल्लुक़ ऐसी सरज़मीनों से है जो उर्दू के हवाले से, शेर व अदब के हवाले से एक नुमाया मकाम हिंदुस्तान में रखते हैं। बचपन ज़ाहिर है कि मेरा पुरानी दिल्ली में गुज़रा, अच्छा, और वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था। वहाँ से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर मैं रामजस स्कूल में पढ़ा। उर्दू मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ी बाज़ाब्ता तौर पे। अच्छा, लेकिन घर में रसाइल, अखबारात बहुत आते थे। और कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें रसाइल ना आते हों, या तो खालिस अदबी रसाइल आते थे, या कुछ इस तरह के जैसे खातून मशरिक़, बिल्कुल, 20वीं सदी, शमा। अखबारात में कौमी आवाज़ या प्रताप पढ़ा जाता था, या नशे मन और अलजमियत जैसे कुछ अखबारात थे मेरी कमसिनी में। तो अखबारात और रसाइल घर में आते थे, और हमसे कहा भी जाता था कि पढ़ें। तो एक ख़ास बात मुझे बस ये याद आती है, जो मुझे अब सुनने को नहीं मिलती, कि मैंने एक मरतबा चाकू बोल दिया था, चाकू। अच्छा, तो मेरी बहन ने मेरे 2 संटियाँ, जो से कहते थे ना कि डंडा सा छोटा सा होता था, उसे संटी कहते थे। तो वो मेरे तलफ़ुज़ की हर गलती पर मेरे 2 संटियाँ आहिस्ता से मारती थीं, लेकिन वो संटियाँ मारी जाती थी कि चाकू नहीं, चाकू बोलो। बिल्कुल,
कानून नहीं कानून बोलो, गुस्सा नहीं गुस्सा बोलो। तो ये मुझे अब घरों में देखने को नहीं मिलता, ये इस कदर सख्ती या इस कदर तरबियत कि अगर हम एक ज़बान बोल रहे हैं तो उसके पूरे मलफूज़ी हुस्न के साथ हमें बोलनी चाहिए वो ज़बान। तो इसके अलावा मेरा बचपन जो है वो जो मेरे अतराफ़ में चीज़ें थी उसमें एक चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ आज के ज़माने में, तालीमी ताश। जैसे हम ताश खेलते हैं तो उसमें ग़ुलाम बेगम बादशाह इक्का वगैरह होते हैं, लेकिन वो तालीमी ताश में ये होता था कि हरूफ तहज्जी होते थे। अच्छा। अलीफ से ये तक, और वो 52 नहीं होते थे, मतलब शायद 100 के करीब या उससे ज़्यादा भी होते थे, क्योंकि हरूफ से लफ्ज़ बनाने का खेल था वो। अच्छा। अब जैसे सामने मान लीजिए अलीफ और बे पड़ा हुआ है, मैंने रे निकाल के अब्र बना दिया। अच्छा। और वो कार्ड मैंने ले ली, यानी मेरे हो गए वो। तो वो सब ऐसे कार्ड्स में एक एक कार्ड पे जैसे एक एक 4 हर्फ लोग है। खेल रहे हैं तो अच्छा। 4 कार्ड जो है वो रखे रहते थे। हाँ। 6 लोग खेल रहे हैं तो वो अपना अपना एक एक कार्ड डिस्प्ले करना पड़ता था सामने। अच्छा। और ये अब हमारे जहन के ऊपर था कि ये जो हरूफ हमारे सामने रखे हुए हैं कार्ड की ताश की शक्ल में, इसमें से हम कौन सा मुमकिन लफ्ज़ बना सकते हैं। तो इससे जो इमला होता था लफ्ज़ों का वो दुरुस्त होता था। बिल्कुल। बाज़ औक़ात चैलेंज भी हो जाते थे हाँ। कि भाई ये आपने सुकरात बनाया लेकिन ये काफ ते से बना है। रहे हैं आप, अच्छा। जबकि तोय से है। तो से हाँ। तो इस तरह से वो इस्लाह भी होती थी इमला की। क्या तो बात है। और वो जो एक जहन था वो एक यानी उसका जो पूरा वो था रुझान या पूरा उसका जो वो मरकूज़ रहता था लफ्ज़ बनाने पर। क्या बात है। ये तो ये तो फिर से हमें इसको जो है जिंदा करना चाहिए। मैं तो इसे रेख्ता से मैं कहूँगा। समझता हूँ दोबारा से हाँ। ये ताश जो है घर घर पहुँचाने की ज़रूरत है, जो उर्दू लवर्स हैं। और इससे ज़ाहिर है कि हमारी वोकैबुलरी, हमारे जो बिल्कुल बहुत हमारा बहुत जैसे डिक्शन बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरे उससे इमला इसके अलावा भी मतलब जो आसपास के जो बच्चे हैं वो भी, यानी हम जैसे 4 लोग खेलते थे जो थोड़े बहुत बड़े थे, मतलब जैसे 6ठी 7वीं जमात के लोग थे, लेकिन वहाँ बैठे रहते थे ऐसे बच्चे भी जो 1st 2nd क्लास में होते थे। तो वो भी पूछा करते थे, देखा करते थे कि ये क्या चीज़ है। तो वो विरासत मुंतकिल भी हो रही थी, या वो एक शौक़ जो ज़बान से आशनाई का या ज़बान से शनासाई का सबब बन रहा था, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल भी होता था। इसके अलावा एक चीज़ और हम मिस कर रहे हैं आजकल कि पहले एक अखबार में एक तस्वीर होती थी और उसके नीचे लिखा रहता था तस्वीर बराए उन्वान, शेरी उन्वान, तस्वीर बराए शेरी उन्वान। तो मैंने देखा जो शेर कहते थे उनकी तो बात ही अलग है। वो तो वो ये चाहते थे कि मैं खुद अपना कोई शेर कहूँ इस पर। लेकिन जो शेर नहीं कहते थे, जो क़ारीन होते थे या शगफ़ रखते थे शेर व शायरी से, वो अपने जहन पर ज़ोर डालते थे कि भाई क्या शेर इस पर मौजू हो सकता है, मतलब इस तस्वीर से मुनासबत रखने वाला कौन सा शेर हम। और वो शेर भेजे जाते थे अखबार के दफ्तर में, कार्ड्स के ज़रिए, पोस्ट कार्ड वगैरह के ज़रिए भेजे जाते थे। और उनमें फिर सिलेक्शन भी होता था कि ये सबसे अच्छा शेर है जो इस तस्वीर के उन्वान, मतलब तस्वीर की मुनासबत से जो तासुरात थे तस्वीर में उसको पेश नज़र रखते हुए ये शेर सबसे अच्छा है। बिल्कुल। ये चीज़ भी मिस हो गई। मुअम्मा मिस हो रहा है, कुछ अखबारों में देखता हूँ मैं अभी पहले, लेकिन मुअम्मा भी एक मश्क का ज़रिया था उर्दू की कि मुअम्मा भरिए। जैसे शमा का मुअम्मा बहुत मशहूर था हमारे बचपन में, और उस पर इनामात भी हुआ करते थे। ऐसे ये सिलसिला कौमी इसने इनकलाब अखबार में भी जारी रहा और बहुत से अखबारात में था, और उसमें इनामात भी रखे जाते थे थोड़े बहुत। तो उससे भी हमारी जो वोकैबुलरी थी वो मज़बूत होती थी, और लफ्ज़ों से जो हमारी शनासाई का जो एक ताल्लुक़ है कि रहनी चाहिए जी, वो बनी रहती थी शनासाई। जी बिल्कुल। ये तो जैसे अंग्रेज़ी ज़बान में अभी भी वो वर्ड बिल्डिंग होती है,
और कांटेक्ट जैसी कुछ गेमें जो हम खेलते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में, उर्दू में ये सब कल्चर जो है ये सब ख़त्म हो गया। और इस तरह से मुझे याद है मेरे पास एक दीवान गालिब थी, बहुत पुरानी है, तो दीवान शुरू होने से पहले उसमें बहुत सारे कार्टून थे, नीचे शेर थे गालिब के। अब मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो शेर है, खुदा शर्माए हाथों को के रखते हैं कशाकश में, कभी मेरे गिरेबां को कभी जाना के दामन को। तो कार्टून ये था कि एक मर्द अपनी बीवी और अपने कपड़े धो रहा है। तो वो मैं भी बहुत छोटा था, तो ये देख के बहुत इससे क्रिएटिविटी तो बढ़ती ही है, तो मुझे बिल्कुल याद आया और ये बहुत अच्छा आइडिया भी है मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ हमारे माशरे में जो कहना चाहिए कि वो चीज़ भी मिस हो रही है कि पहले, यानी मेरे बचपन से और मेरी जवानी तक जो घरों में बातचीत होती थी उसमें ज़रबुल मसल अशार का बड़ा इस्तेमाल होता था। यानी कोई बात हो रही है, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को धोखा दिया और अब बातचीत हो रही है, सुलह कराने के लिए कुछ लोग बैठे हैं। तो मैंने ऐसी एक महफिल में मैं था, मतलब बैठा हुआ था मैं तो कोने में, सुलहजू लोगों में तो शामिल नहीं था मैं, लेकिन मैं एक वो था, तमाशाई था। सामे था उसका। तो वो जिन साहब को शिकायत थी उन्होंने कहा कि आपने ऐसा किया और वैसा किया मेरे साथ। फिर एक शेर पढ़ा कि किसी के ज़र्फ़ से बढ़कर न कर सरफ़ वफ़ा हरगिज़, कि इस बेजा तसर्रुफ़ से बड़ा नुकसान होता है। तो उधर से भी एक शेर आया फिर। तो मतलब ज़रबुल मसल अशार जो कहावत, ये बिल्कुल ज़रबुल मसल का मतलब ये है कि कहावत का दर्जा रखने वाले अशार भी अब हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि कम से कम हो रहे इस्तेमाल होने लगे हैं, या जहन नशी नहीं है लोगों को। हैं। तो इससे भी एक वो रहता था, जैसे मुझे बचपन में अगर मेरी शेर से शनासाई थी तो वो ये था कि ये क्या क्या होता है, ये कि बातचीत करते करते ये कुछ पढ़ा जाता है, मतलब समथिंग स्पेशल, और बड़ा मज़ा आता उसमें है। उमंग, वो उसमें एक लहर होती है, उसमें आहंग होता है, बिल्कुल। और वो बात जो है नसरी गुफ्तगू से मुमताज़ होती है। तो ये था। बहरहाल मेरा ये रहा कि मैं कूचे चिलान, जो बड़ा तारीख़ी मोहल्ला है, मोमिन ख़ां मोमिन, हाँ, ख्वाजा मीर दर्द, इमाम बख्श सहबाई जैसे लोग, बिल्कुल यानी जिस मोहल्ले में रहते थे, रहते थे। मैं खुशनसीबी से वहाँ मेरी परवरिश हुई। क्या बात। और बल्कि जिस गली में मैं रहता था और जहाँ मैंने नलचल का पहला कायदा पढ़ा, वो ख्वाजा मीर दर्द की के ही ख़ानदान के चश्मो चराग थे वो लोग। अच्छा। तो उन्हीं से मैंने, उनकी ख्वाजा नासिरुद्दीन साहब थे, उनकी अहलिया से मैं असल में अपनी बहनों के साथ जाता था। मेरी बहनें वहाँ कुरान पढ़ती थी, तो मैं उनका शायद बॉडी गार्ड बन के, हाँ, उनके जैसे होता था भाई, एक एक मर्द होना चाहिए, चाहे बच्चा ही सही, पूरे हाँ, पुराने ज़माने हाँ। में। तो मैं जाता था, तो वो मुझसे कहने लगी, भैया तुम भी कुछ पढ़ लो। तो वो एक नलचल का कायदा उन्होंने मंगाया और वो अच्छा। पढ़ाया पहली बार। तो मैं बड़े गौर से देखता रहता था। फिर मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, उस घर में आड़ जा रही मेरी, तो मुझे उस घर के जो कमरे थे वो ऐसा लगता था कि चांदनी बिछी हुई है, गाँव तकिए सलीक़े से रखे हुए हैं, एक तरफ बड़े बड़े ताक़ हैं रिवायती किस्म के। तो मुझे ऐसा लगता था कि ख्वाजा साहब अभी अभी उठ के गए हैं यहाँ से, क्या बात। और कोई नशिस्त हो रही थी। मोमिन ख़ां मोमिन के मकान के बराबर में एक साइकिल वाला था, उससे हम किराए पे साइकिल लेते थे। तो मैं जब बड़ा हुआ थोड़ा, और मैंने डॉक्टर खलीक अंजुम की एक किताब पढ़ी, तो मुझे पता चला कि जिस गली से मैं साइकिल लेता हूँ बराबर में जो एक बड़ा सा मकान है, यहाँ मोमिन ख़ां मोमिन रहते थे। तो मुझे एक चीज़ बचपन से थी, कोई सैर करा रहा था मुझे, क्या बात। कोई ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गाइड के अंडर में, या उसकी रहनुमाई में कहना चाहिए ज़्यादा बेहतर, मैं पुराने वक्त का, अगले वक्त का जो है सफ़र कर रहा हूँ, और क्या कोई बात मुझे है। दिखा बिल्कुल। रहा है कि यहाँ मोमिन रहते थे, यहाँ ख्वाजा साहब रहे, ये गली अम्बिया है, यहाँ इमाम बख्श सहबाई तो रहते थे। खुशनसीबी है बिल्कुल। तो मुझे हमेशा ये एहसास रहा कि मैं एक ऐसे मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ उर्दू के लोग रहते थे, जहाँ शायरी होती थी, और जहाँ महफ़िलें मुनक़्क़िद की जाती थी। और मैं अपने मोहल्ले से जब बाहर निकलता था तो ये गालिब की हवेली है साहब, ये अहाता काले साहब है, ये गली कासिम जान है,
ये अल जमीयत दफ्तर का अखबार का दफ्तर है, और यहाँ जो है पुराने एक शायर यहाँ रहते थे, लाला फ़तेह चंद नसीम यहाँ रहते थे, क्या बात है। गुलजार दहलवी इस गली में रहते हैं। तो मैं जब शहर में जाता था तो कि साहब एक बार मैं गली मटिया महल में चला गया तो एक साहब ने मुझे बताया, मैं आप शायरी वायरी करते हैं, सुना था आपको एक नशिस्त में, आइए आपको उस्ताद बेखुद का मकान दिखाते हैं। अच्छा। तो मुझे ये मेरे साथ कुदरती तौर पे ये हुआ कि मैं पुराने शोरा के और मशाहिर के जो है मकान मुझे दिखाए गए या इत्तेफाक से मैंने देखे, देख लिए। और फिर मैं उन गलियों में बिला वजह भी भटकता रहता था। जी चाहता था चलिए आज ज़रा उस गली में घूम कर आते हैं उस गली में। तो बचपन से जवानी तक ये सिलसिला रहा। और फिर जब शेर मैंने, मुझे याद है कि मैं जब सन 80 में जब मैंने मुशायरों में जाना शुरू किया सामे की हैसियत से, तो मैं टूटे फूटे शेर कहने लगा था। और स्कूल में रामजस में मैं पढ़ता था, तो मैं जो एक पीरियड होता था ना, वो आप कुछ सुनाइए, लतीफ़ा सुनाइए, गाना सुनाइए, कोई क़स्सा सुनाइए। मेरी आवाज़ अच्छी थी तो वो गीत सुनते थे मुझसे, तो हम मोहम्मद रफ़ी के गीत बहुत गाते थे। तो फिर मैं ये करने लगा कि मैं गीतों के बोल अपने लिखने लगा। अच्छा। यानी धुन वो है, हाँ, धुन वही है, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, और बोल हमारे हो जाते थे। तो वो बच्चे कहते थे यार ये तो लफ्ज़, ये जो बोल हैं ये तो हमने नहीं सुने, धुन तो सुनी सुनाई है। तो पता चला कि ये आहंग से मेरी पहली शनासाई थी। जो बहरें होती हैं और जो मीटर्स होते हैं, जो औज़ान होते हैं शेरों में, तो ये मेरी उससे पहली शनासाई थी। और इसका एक सबब ये भी रहा कि मैं रेडियो बहुत सुनता था। तो वो एक ऐसा रेडियो आता था पुराने ज़माने में जो गर्म होता था, यानी आप उसे ऑन करते थे तो वो एकदम सॉलिड स्टेट नहीं होता था। अच्छा। कि आपने स्विच ऑन किया और रेडियो चालू ये हो तो गया। मैंने कभी देखा वो यानी नहीं है वो इस तरह दो का रेडियो। लाइटें होती थी इंडिकेटर, वो ऐसे करके यूं मिलती थी आके एक पॉइंट पे, तो रेडियो ऑन होता था। फिर आप सुनते, कई बार ऐसा होता था पड़ोस में कोई रेडियो सुन रहा है, कोई बहुत अच्छा गीत आ रहा है, और हमने कहा हम भी सुनते हैं। तो जब तक हमारा रेडियो गर्म होता था वो गाना ख़त्म हो जाता था। अरे, लेकिन ये बात सच है कि मेरी आहंग से जो रिदम होता है शायरी में, उससे पहली शनासाई फिल्मी गीतों के ज़रिए हुई। और उस ज़माने में ज़ाहिर है मजरू सुल्तानपुरी या साहिर या शकील, बिल्कुल जितने भी थे, इवन ये इंदिवर, नीरज, ये सारे लोग जो है बहरों में लिखते थे। खासकर उर्दू के जो शोरा थे वो तो बहरों में ही लिखते थे। जैसे राजेंद्र कृष्ण, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त गज़लें उन्होंने कही हैं फिल्मों के लिए। तो ये सब अमूमन वही बहरें होती थी जो मुरवजा बहरें होती हैं। तो हमें बहुत सारी बहरें तो हमारे अंदर ऐसे ही ढल गई फिल्मी गीत सुनते सुनते। बिल्कुल। फिर हमने वो, जैसे मैंने बताया कि मैं फिल्मी गीतों की धुनों पर कुछ लिखने लगा था, तो फिर हम शेर बहरहाल कहने लगे टूटे फूटे, लेकिन हम सुनाते थे दूसरों को कह के। यानी हमारा जो एक फ्रेंड सर्कल था उसमें बैठते थे रात में खाने के बाद, कहते थे कि ये किसी का शेर है। हाँ, लेकिन जैसे कहा आपने दरियागंज की जो अंसारी रोड है, यहाँ पे हम रात में एक पार्क में बैठते थे, या सब्ज़ी मंडी जो है उसके ऊपर एक आलू का गोदाम था, उसके ऊपर एक चाय खाना था। अच्छा। तो उस पर वो अंगीठी यानी कोयले पे बनी हुई, जो पत्थर के कोयले पे चाय बनती थी, चारपाइयाँ बिछी रहती थी, एक हुक्का रखा रहता था वहाँ। तो वहाँ हम ये कह के सुनाते थे कि भाई एक शेर सुनिए। तो अगर दोस्त ये कह दिया करते थे भाई वाह वाह वाह, तो हम कहते थे अदावर से शेर हमारा है। और अगर वो कहते थे अरे नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं है, तो हम चुप हो जाते थे। लेकिन हमारे दोस्त हमारी इस चाल को बहुत जल्दी समझ गए। अच्छा। वो कहने लगा यार ये जो तुम नामालूम अफराद के शेर सुनाते हो ये असल में तुम्हारे शेर होते हैं। तो हमने एक्सेप्ट किया। बहरहाल उस ज़माने में जो हमारे साथ लड़के रहते थे वो भी सुखन फहम थे। और फिर बहरहाल हम जब एक्सपोज हो गए तो थोड़ा बहुत कुछ कहने लगे। तो मुझे याद है कि 1982 या 81 में मैंने पहली बार एक 4-5 शेर की गज़ल कही। तो फिर वो शायरों से मुलाकातें होने लगीं, फिर वो हम सुनाते भी थे। फिर एक गज़ल के बाद दूसरी तीसरी, तो मैं रिवायती अंदाज़ की शायरी करता था।
जो उर्दू का क्लासिकल अंदाज है शायरी का, बिल्कुल। रिवायती। हाँ। तो फिर मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, ऐसे शोरा दिल्ली के, जो ये उन्होंने मुझे ये समझाया कि देखिए गज़ल जो है उसका लहजा बदल चुका है। तो कुछ किताबें उन्होंने बताई, वो किताबें पढ़ी मैंने और मैं देख भी रहा था, महसूस भी कर रहा था। तो मेरे मुताले में जो जो लोग रहे ज़्यादातर, वो नई गज़ल के हवाले से वो शकीब जलाली, हाँ। नासिर काज़मी, इरफ़ान सिद्दीकी, बशीर बद्र, निदा फ़ाज़ली। हाँ। तो इन लोगों को मैंने बहुत पढ़ा। एक सवाल, अब चूँकि एक तख्लीकी ज़बान के एतबार से एक सवाल जो आजकल बहुत मैंने देखा है लोगों में, नौजवान शायरों में, आपने कहा कि आपको जो है एक तरह से डंडे पड़ते थे कि तलफ़ुज़, जब आप जो है अगर आपका तलफ़ुज़ सही नहीं है तो उस पे बहुत पकड़ होती थी। और आजकल मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो वो ऐसा कहते हैं कि क्या ज़रूरी है इतना, मैं ऐसे कहता हूँ या मैं ऐसे कहती हूँ तो मसला सारा मानी और मानी का है। तो मैं शेर मैंने लिख दिया, उसमें मानी है, अब मुझे नहीं बताना आ रहा, मुझे गैन नहीं कहना आता या काफ कहना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? और उसको वहीं अपना जो दस्तबरदारी मतलब हाथ छुड़ा लेते हैं। तो आपको क्या महसूस होता है कि ये तलफ़ुज़ पे जो इतना ज़ोर दिया जाता था, हमेशा से दिया जाता है, तो ये कितना ज़रूरी है और क्यों इतना ज़रूरी है शायरी में? ये ज़रूरी इसलिए है कि ज़बान अपने मलफूज़ी हुस्न के साथ बोली जाती है तो उसका तासुर ज़्यादा होता है, और वो वैसे भी उसका हक़ है, वो उस ज़बान का हक़ है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जैसे अरबी डायलैक्ट्स हैं तो उसमें तोय की आवाज़ भी आप अलग निकालिए उर्दू में, हाँ। या स्वाद की अलग, जैसे हाँ। कारी हजरात निकालते हैं बिल्कुल। कुरान पढ़ते में, इतना तो नहीं रख सकते हम। लेकिन ये कि अब जैसे हिंदी में मैं एक जगह बैठा था तो मैं कोई किसी फिल्म का जिक्र चल रहा था, तो मैंने कहा प्राण साहब ने बड़ी अच्छी अदाकारी की। तो उन्होंने कहा यार प्राण बोलिए, प्राण। या मैं रावण कह रहा हूँ तो वो सामने से उन्होंने कहा रावण कहिए आप। तो वो भी वहाँ भी है। हाँ। ऐसा नहीं कि ये उर्दू में, अंग्रेज़ी में आपने देखा होगा इसमें बहस होती है, माइथोलॉजी है कि मिथोलॉजी है। तो इस तरह की ये तलफ़ुज़ात की जो बहस है ये हर ज़बान में मिलेगी। लेकिन ये कि मेरा उर्दू के ताल्लुक़ से ये मानना है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मैं तो एक बात कहता हूँ कि आप लोग, बहुत से लोगों से मैंने एक तल्ख़ सवाल किया, मैंने कहा जब आप ये उर्दू में क़ाफ गैन नहीं कह पाते तो आप कुरान कैसे पढ़ते होंगे? तो वो कहने लगे ये पर्सनल हो रहा है। जैसे मेरी बहुत से पाकिस्तानी जो शोरा मिलते हैं हमें खलीजी ममालिक में, उनके यहाँ भी ये दिक्कत है कि वो क़ाफ नहीं बोल पाते, उनमें से बहुत से लोग। तो वो सीधा सीधा सरेंडर करते हैं कि अल्लामा इकबाल भी नहीं बोल पाते थे, वो भी ख़ुद को इकबाल ही कहते थे। अच्छा। तो मैंने क्या ज़रूरी है कि हम इस मामले में उन्हें फॉलो करें, उनकी पैरवी करें। बिल्कुल। वो नहीं बोल पाते थे लेकिन बोलना चाहिए। तो ज़बान का ये हुस्न है और उसका मैंने अर्ज़ किया उसका हक़ है कि आप ज़बान को जैसे मिशगां, बिल्कुल। आप उसे मिसगां नहीं कह सकते। बिल्कुल। वो एक ख़ास किस्म का साउंड निकलता है, जे और ये मिला हुआ, जैसे कि नींदों अब तू सोती है चश्मे गिरिया नाक, मीर का शेर। बिल्कुल। मिशगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। तो अब अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं नहीं मानता तो ना माने, लेकिन माफ़ कीजिएगा उसे अच्छा स्पीकर नहीं समझा जाएगा। हाँ, ये मेरी नज़र में भी ज़बान के अपने सुर होते हैं एक तरह से। हाँ, और हर सुर अपनी एक हैसियत रखता है और अपना एक आहंग लेके आता है। बिल्कुल। अब इससे पहले एक और सवाल कि शेर व शायरी तो आप पढ़ते ही हैं और माशाल्लाह बहुत आपकी किताबें भी छप चुकी हैं, रेख्ता ने भी छापी हैं। तो उसमें इससे परे शेर व शायरी से परे आप और क्या चीज़ें पढ़ते हैं या देखते हैं? जैसे फ़िल्मों का आपने ज़िक्र किया या मतलब किताबों का, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शायरी से परे पढ़ते हैं और या देखते भी हैं?
तो ये एक सवाल। हाँ देखिए, मेरी दिलचस्पी जो है वो खाकों में बहुत है। मैं खाके बहुत पढ़ता हूँ, जैसे कैरेक्टर स्केच हाँ, जिसको जैसे कहते हैं। हाँ, मुश्तबा हुसैन, शाहिद अहमद देहलवी। हाँ, इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज तो कभी कभी मंटो जैसे इनको भी पढ़ता हूँ मैं, कृष्ण चंद्र को। बल्कि एक बिल्कुल। ज़माने में तो कृष्ण चंद्र को बहुत पढ़ा मैंने। और उनकी जो मंजर निगारी अफसानों में जो होती है, मंजर कशी, वो बहुत बहुत ही शायराना होती थी। और मुझे ऐसा लगता था ये शायरी को सपोर्ट करती है या शायरी को इंस्पायर करती है कहीं ना कहीं ये। तो शॉर्ट स्टोरीज़ और खाके, ये नस्र में दो चीज़ें मुझे पसंद है। अभी इधर एक नया इजाफा हुआ है मेरे शौक़ में, मतलब सफ़रनामे। अच्छा। तो सफ़रनामे से भी मेरी दिलचस्पी है, अगर पढ़ने को मिल ट्रैवल जाए कोई लॉग्स। अच्छा था। हाँ, तो सफ़रनामे भी पढ़ना पसंद करता हूँ। और पुरानी फिल्में देखता हूँ मैं, अच्छा। ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट हाँ, दौर की। क्या पसंदीदा फिल्में आपकी हैं? पसंदीदा फिल्में मेरी, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है एकदम से कि भाई एक, लेकिन ये कि मुझे मुझे सीधी सादी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे जागते रहो, जागते रहो, राज बिल्कुल, राज कपूर की एक कपूर फिल्म की है, आर वो के बहुत फिल्म्स। पसंद है मुझे। हाँ, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी हाँ, तो और राज आइकन। कपूर, बिल्कुल, जैसे श्री 420 है बिल्कुल। या आ, आवारा है, और इस तरह की जो फिल्में हैं, मतलब जो हमारे, मैं असल में डायरेक्टर्स की फिल्में देखता हूँ। हाँ, मैं अदाकारों की फिल्में नहीं देखता। ये मुझे अगर सिनेफाइल मुझे, होने की निशानी हाँ, कि है भाई एक तरह बिमल से। रॉय की फिल्म देखनी है, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म देखनी है, हाँ, राज कपूर की फिल्म देखनी है, या महबूब खान की फिल्म देखनी है, या विजय आनंद की फिल्म देखनी क्या है, बात है। तो इस तरह से देखता हूँ मैं। रहता मैं उसी दौर में हूँ। मतलब नई मूवीज़ देखता हूँ, कभी कभी अच्छी भी होती हैं बाज़ मूवीज़, लेकिन उसमें स्टंट और टेक्नोलॉजी और वो सब चीज़ें इस कदर हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट वगैरह, वो मुझे मुतासिर नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। आप, हाँ, समझ गया आप। हाँ, ये इस पे एक सवाल मेरे ज़हन में आता है, आपने टेक्नोलॉजी का ज़िक्र किया और हम देखते हैं आज के दौर में एआई जैसे अब एक नई चीज़ सामने आई है और बहुत सारे जो है, जैसे अभी शायद ग्राटा मैगज़ीन जो है बहुत मतलब अदब छापती है, बहुत बड़ी मैगज़ीन है बाहर की, तो उन, और अभी कॉमनवेल्थ अवार्ड होता है, किसी को अवार्ड दिया गया था, फिर पता चला वो एआई जनरेटेड था। वो कहानी पूरी जिसको अवार्ड मिला था वो एआई जनरेटेड थी और इतनी बड़ी मैगज़ीन ने छाप दी थी और उसको बहुत अवार्ड भी मिले। तो ये अदब के सामने एक एक चैलेंज है या एक नई चीज़ सामने आ रही है, एआई। और उसमें आपको क्या महसूस होता है कि बतौर शायर कि आगे जो शायर होंगे और क्या, और, और एआई की मौजूदगी में क्या नया मोड़ शेर व शायरी कुछ लेगी, या शेर व शायरी और एआई जो है कभी इस तक नहीं पहुंच पाएगा, वो शेर नहीं कह पाएगा? हाँ, ये देखिए बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया फैसल साहब। मैं समझता हूँ कि एआई जो है बहरे भी सीख लेगा। हाँ, हाँ, सीख तो और लेगा क्योंकि मैथमेटिकल है, वो सीख गया देखिए, है। असल ख़तरा उस वक्त शुरू होगा जब वो हमारी जो हमारे मुरवजा 19 बहरें हैं, या ज़िहाफ़ात लगा के कुछ और बहर, तो खैर बहरें 19 ही रहती हैं, लेकिन अगर वो बहर सीख ली उसने, हाँ, तो फिर जो मुताशायर हैं वो उससे गज़लें भी। हाँ, बहर तो सीख ली है उसने लेकिन ये एक बात मैं बड़ी खुशी की बता रहा हूँ, हाँ, जो आपके लिए एक सुकून का सबब हाँ, बनेगी, कि एआई अगर शेर कहने भी लगा, हाँ, तो उससे गज़लें वही लेंगे जो मुताशायर हैं या नाशायर हैं। बिल्कुल। शायर कोई मदद नहीं लेगा उनसे, और ना वो शायर की मदद कर सकता है। हम्म, हाँ, ये ज़रूर है कि आप, जैसे मैं एक मुशायरा कर रहा था, तो मैंने एक उन्वान तय किया और एआई से पूछा कि ये कैसा उन्वान है, तो उसने तासुरात का इजहार किया कि बड़ा रोमानी है, बड़ा अच्छा है, ये है वो है। तो कुछ चीज़ें हैं। बाकी एआई जिन लोगों ने डेवलप किया, उनमें नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी। उनसे पूछा गया कि आप एआई से क्या पूछना पसंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं इससे कभी ये नहीं पूछूंगा कि खुश कैसे रहना चाहिए, अच्छा। या इंसान खुश कैसे रह सकता है, ये मुझे बता ही नहीं पाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जो
जैसे कि आप जानते हैं कि मस्नूई ज़हानत जो है ये इंसान की पैदा करता है, हाँ। ऐसा नहीं कि उस पर नुज़ूल हो रहा है, हम उसमें जो फीड कर रहे हैं वो ही हमें बता रहा है। और जाहिर है कि आप गूगल पे भी देखते होंगे कि मालूमात का दायरा जो वसी से वसी तर होता जा रहा है, तो आप कुछ भी पूछ लें, अच्छी बात बुरी बात, सब चीज़ों के जवाबात मौजूद हैं। लेकिन मैं नहीं समझता क्रिएटिव लोग इससे मुतासिर होंगे। हाँ, ये कि कुछ नकली लोग आएंगे जो अब भी हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि नाम किसी का है और काम कोई और कर रहा है, तो हाँ। ऐसे बहुत सारे शोरा हैं। हाँ, तो आप ये समझते हैं कि एआई खुद क्रिएटिव नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि नहीं, वो मैंने अर्ज़ इंसान किया, से अच्छी गज़ल कहे, मैंने मतलब। पहला ख़तरा या पहला ख़तरनाक मोड़ उस वक्त मानूंगा मैं जब वो बहर सीख लेगा। हाँ। और शायद इंसान उसे बहर सिखाना चाहेगा लेकिन वो सीख नहीं पाएगा। बहर तो वो बहरहाल क्योंकि मैथमेटिकल है, बहर जो स्ट्रक्चर है तो वो तो नहीं उसके ठीक अंदर है, फीड लेकिन हो सकता है। उसमें जो सौतियत होती है हाँ। वो नहीं सीख पाएगा। सौती आहंग जो होता है कि जैसे सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, अब इसमें जो ये को दबाया जा रहा है, बड़ी ये को, वो नहीं दबा पाएगा इसको। वो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 के हिसाब से ही चलेगा। हाँ। तो खदशा या ख़तरा या कहना चाहिए कि जो एक बात इतनी सी है मुख्तसर के, हमारे इस दौर में मुशायरों के स्टेज पे भी बहुत से नकली शोरा हैं, नकली शायरात हैं। इवन मैं तो रसाइल और जराइद में भी देखता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोजेक्टेड हैं, हाँ। उनके लिए काम कोई और कर रहा है पैसे लेकर। हाँ। तो ये तो हर ज़बान में है। बिल्कुल। घोस्ट राइटर्स असल में ख़तरा हैं, तो एआई घोस्ट राइटर्स से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प बात आपने की। अब मुझे लगता है कि मैं आखिरी सवाल आपसे, जो हम ये भी हर शायर से पूछते हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग अपनी तरफ से ये बताएं कि जब वो शेर कहते हैं, ख़ास तौर पे जब गज़ल का शेर कहा जाता है, तो एक आमद और आवर्त की एक पुरानी बहस क्या वो चलता आ रहा है कि शेर आते हैं गैब से या मज़ामी ख़याल में, शेर कहीं से आता है या आदमी, उसमें आदमी का इरादी दखल कितना होता है। तो ये हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि जब आपका क्रिएटिव प्रोसेस जो है ख़ास तौर पे गज़ल के एतबार से वो क्या है? देखिए, एक दो बार की बात अलग है। मैं कृष्ण चंद्र का एक अफसाना पढ़ रहा था, बहुत मुख्तसर सा अफसाना था। झील झील एक झील थी, दो एक लड़का था, एक लड़की थी। वो रात भर उसमें झील में जो है कश्ती घूमती रही गोल गोल, और उसमें उन्होंने खाना भी खाया। और जब वो किनारे पे आए सुबह के करीब, तो लड़की ने कहा कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। तो अजीब तासुर था कि मैंने इधर किताब रखी और जो 6 शेर हो गए 5 मिनट में। अरे क्या! वो गज़ल मेरे मजमूए में भी शामिल है, बड़ी मुसलसल कैफियत की गज़ल है। हाँ। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। मेरा मानना ये है, बहुत होशो हवास और ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, कि एक शेर जो होता है पहला, जो आपको गज़ल कहने पे माइल करता है, हाँ। या आपका जी चाहता है कि गज़ल कही जाए, हाँ। अमूमन वो शेर आमद का होता है। यानी कि आ जाता है हाँ, वो इरादी मतलब तौर पे बगैर नहीं। किसी शऊरी कोशिश के खुद ब खुद एक ख्याल सा एक चमकता है ख्याल, और एक शेर हो जाता है, और फिर आदमी कोशिश करता है। अब उसमें भी कहने के 2 तरीके हैं, ये अपने अपने उसकी बात है, यानी कौन शायर किस तरह सोचता है। बहुत से लोग गज़ल पर हथौड़ी छेनी पिलास पेचकस लेके मुसल्लत हो जाते हैं कि आज शाम तक इसे कह के ही मानूंगा मैं। और कहने के बाद वो ये महसूस करते हैं कि एक बोझ उतरा। लेकिन वो गज़ल पढ़ने वाला भी जो है वो एक बोझ ही समझता है और उसे भूल जाता है। अच्छा। एक अमल जो मैंने अपने बड़ों से सुना या मैंने अपनाया, वो ये है कि एक शेर हो गया, वो है हमारे अंदर, और हम एक मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस कैफियत का रिवाइवल होता है कभी ना कभी, दिन 2 दिन 4 दिन में 6 दिन में, जो जिस कैफियत में आपने वो पहला शेर कहा होता है,
वो कैफियत आप पर फिर तारी होती है। तो और ये फिर आपको ऐसा महसूस हाँ, होता है? और फिर पता चला एक शेर और हुआ साहब, या 2 शेर हुए, तो वो उसी गज़ल के होंगे? उसी गज़ल के होंगे, उसी नहज के होंगे हाँ। और उसी मेयार के होंगे। क्या बात! यानी उसकी क्लास जो है या उसका जो मेयार है उसमें कतई फ़र्क नहीं आएगा। तो मैं तो वेट करता हूँ। अच्छा। मैं तो अब 1 हुआ, 2 हो गए, 3 हो गए, भीगे साहब हो जाएंगे। हाँ। और वो मैं बता रहा हूँ कैफियत की बाजियाफ्त होती है और उसका इंतज़ार करना चाहिए। उसके लिए मंसूबा नहीं बना सकता आदमी, ना बनाना चाहिए, क्योंकि वो अपने मामूल के मुताबिक जी रहा है, किताबें पढ़ रहा है, कभी कभी मूवी भी देख रहा है, जैसे मैंने कहा, कभी कभी मसाइल में भी उलझा हुआ है, स्ट्रेस भी है उसके ऊपर, कभी कभी बहुत रिलैक्स भी है वो, लेकिन वो कोई ना कोई लम्हा ऐसा आएगा। ये बात एक ज़रूर कहना चाहूँगा जो निदा साहब कहते थे, और वो बात मैं मानता हूँ कि शायर को गैर ज़रूरी चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिसमें वक्त की बर्बादी ज़्यादा है, हासिल उसके क्रिएशन के हवाले से नहीं है, बचना चाहिए। और शायर को बहरहाल ये एहसास रहना चाहिए हमा वक्त कि मैं शायर हूँ। क्या बात है! और अभी हम, मुझे लगता है, अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमने एक रैपिड फायर राउंड रखा है, जिसको हमें पता नहीं उर्दू में क्या कहा जाए, इसमें फिलबदी कहा जाए। मैंने किसी शायर से पूछा तो उसने कहा जल्दी जल्दी रख दूं। तो अभी हम वो भी फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या नाम रखें। अगर आपके जहन में कुछ आए तो आप भी बता दीजिएगा। ज़रूर ज़रूर। तो मैं कुछ शायरों के नाम लेता हूँ। तो मीर तकी मीर। दीवाना। दीवाना। दाग दहलवी। इंस्टीट्यूशन। क्या बात है! गालिब। बुलंदी ख्याल। मीराजी। उलझा हुआ आदमी। इंशा जी। घुमक्कड़। फैज़ अहमद फैज़। दूरंदेश। मोमिन खान मोमिन। बेनियाज। नून मीम राशिद। अनदर कंफ्यूज पर्सन। जॉन एलिया। जिसे समझा नहीं गया। अहमद फराज। क्लासिकल गज़ल का आखिरी शायर। क्या बात है! बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार जवाब थे। तो अब अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अपना कोई शेर जो एकदम से आपके जहन में अभी आता है, बिना सोचे कोई ऐसा शेर आप अपना पढ़ें जो एकदम से आ रहा है जहन में, वक्त नहीं ले सकते। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से मैं कुछ उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। क्या बात है! वाह वाह वाह! मैं एक और सवाल आपसे करूँगा, और ये सवाल कुछ ऐसा है कि अगर आज के शायरों को छोड़ के जितने भी हमारे गुज़श्ता ज़मानों के शायर हैं, वो सब आपके हम असर हों, हम ज़मा हों, और आप सब के साथ रह रहे हैं, तो कौन सा ऐसा शायर है जिसके साथ आपको लगता है कि आपकी खूब बनेगी और बहुत अच्छी दोस्ती होगी, और कौन सा ऐसा शायर है जिसके साथ आपको लगता है कि आपकी दुश्मनी रहेगी? इस दौर के, इस दौर से परे, जो गुज़श्ता शायरों में अच्छा जो गुज़र चुके हैं, जिनसे हम मिल नहीं सकते, अगर वो सब अच्छा, आपके हम असर होते हैं, उनमें कौन से ऐसे शायर हैं जो आपको लगता है कि मेरे दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त? नासिर काज़मी। नासिर काज़मी। ऐसा क्यों लगता है? कोई वजह? उनकी सादगी। अच्छा। मतलब जैसे कहा जाता है शायरी मंसूबाबंदी की ताबे नहीं है, हाँ। तो लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो हमें वो, जैसे मैंने कहा कि पूरा मटेरियल नज़र आता है, पूरा के पूरे लवाज़मात, तराकीब और पूरे शऊर के साथ शेर कहे जा रहे हैं। लेकिन आप नासिर को जब सुनेंगे तो ऐसा ऐसा लगेगा कोई कोई आदमी तन्हाई में बैठा हुआ, जो उसके जी में आ रहा है वो कह रहा है, और वही उसकी शायरी है। क्या बात है! तो और उसकी जो सिंप्लिसिटी है, हाँ जो नेचुरल फ्लो है, हाँ,
वो उसकी वजह से मुझे बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आसान होना सबसे मुश्किल काम है। तो दुश्मनी किससे रहती है? दुश्मनी मेरी शमसुर रहमान फारूकी से होती है, अगर होती तो। क्योंकि वो नक्काद है इसलिए? नहीं नहीं, कुछ बातों पे कुछ कंट्रडिक्शंस थे अच्छा। जो मैंने उनकी ज़िंदगी में भी उनसे पूछे थे, लेकिन उन्होंने उसका कुछ मुनासिब माकूल जवाब नहीं दिया था। लेकिन उस दुश्मनी से भी मैं सीखता। हाँ। मतलब वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन इख्तिलाफ मुझे हमेशा उन्हीं से हुए। अच्छा, हाँ। चलिए ये भी बहुत दिलचस्प बात है। अब आखिरी सेक्शन है इसका, इसको हम कहते हैं ये या वो। तो मैं दो शायरों का नाम लूँगा, उनमें से आपको एक शायर जो है वो चुनना है, ठीक है? मुनीर नियाज़ी या जॉन एलिया? मेरे ख्याल से जॉन एलिया। जॉन एलिया। जॉन एलिया या अहमद फराज? अहमद फराज। अहमद फराज। अहमद फराज या परवीन शाकिर? अहमद फराज। अहमद फराज। अहमद फराज या फैज़ अहमद फैज़? अहमद फराज। अहमद फराज या दाग दहलवी? अहमद फराज। अहमद फराज या मोमिन खान मोमिन? मोमिन। मोमिन। मोमिन खान मोमिन या गालिब? गालिब। गालिब। और आखिर में गालिब या मीर? मीर। मीर। तो हम आखिर में अक्सर यहीं पहुंचते हैं फिर इन दो के बीच में जो, लेकिन आपने अहमद फराज जो है काफ़ी शायरों पर उनको बरतरी दी। बहुत दिलचस्प था, पर बहुत बहुत अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया इसमें जो है आपने शिरकत की। और अब हम आखिरी अपने सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अपनी एक दो गज़लें, एक गज़ल अगर आप तहत में पढ़ें और एक तरन्नुम में पढ़ दें, कुछ कुछ जी शेरी बस। जी जी तो वो बहुत इनायत होगी। जी जी, समाज फरमाएं। ये मेरी किताब है उदास रहने लगे, जो जी रेख्ता बिल्कुल। से शाया हुई है। ये भी मेरे लिए बहुत मसरत का मकाम है, बहुत रूहानी सुकून का सबब है। रेख्ता जैसा इदारा जब कोई किताब शाया करता है तो शायर को बज़ाते ख़ुद बहुत मसरत महसूस होती है। तो चंद शेर समाज फरमाया। रस्म उल्फत निभाने वाले लोग। रस्म उल्फत रस्म निभाने उल्फत वाले लोग। निभाने वाले लोग, हाय अगले ज़माने वाले लोग। हाँ, वाह वाह। रह गए खुद ही दास्तां बनकर। रह गए खुद ही रह दास्तां गए खुद ही बनकर। दास्तां बनकर, दास्तानें सुनाने वाले लोग। क्या बात है, वाह वाह। बहुत। खारजारों में खैरियत है सब। खारजारों में खैरियत खैरियत है है सब। सब। मिट गए गुल खिलाने वाले लोग। वाह वाह। दश्त वीरान होते जाते हैं। दश्त वीरान होते जाते हैं। क्या हुए खाक उड़ाने वाले लोग। वाह बहुत बहुत। वाह। हार जाती हैं सारी तदबीरें। हार जाती हैं सारी तदबीरें। जाके रहते हैं जाने वाले लोग। वाह वाह। देर तक साथ क्यों नहीं रहते। देर तक साथ क्यों नहीं रहते। देर तक याद आने वाले लोग। वाह वाह वाह। देर बहुत। तक साथ क्यों नहीं रहते, देर देर तक तक याद आने वाले लोग। वही देते हैं ज़ख्म भी हमको। वो ही देते हैं ज़ख्म भी हमको। हैं जो मरहम लगाने वाले। वाह बहुत। वही देते हैं ज़ख्म भी हमको, जो हैं मरहम लगाने वाले लोग। अब जो रोते हैं राख पर बैठे, अब जो रोते हैं राख पर बैठे, थे यही घर जलाने वाले लोग। बहुत अच्छी, क्या बात। एक गज़ल के चंद शेर तरन्नुम से समाज फरमा लें। जी बिल्कुल, बिना अता करें। ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती। ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती। मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती। मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में। शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती।
ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। बहुत अच्छे, वाह। आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूँ। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, मैं खुद वहाँ हूँ जहाँ रोशनी नहीं वाह वाह आती। वाह वाह, क्या बात। मैं खुद वहाँ हूँ जहाँ रोशनी नहीं बहुत आती। अच्छा, वाह। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आइंदा भी ज़रूर वो सब किस्से जो हैं ज़रूर, मुझे लगता है हमारे सामईन भी जो हैं वो भी सुनना चाहेंगे। तो मुझे लगता है अब हमें यहीं पे आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।